हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सेनेट के इंतखाबात यूँ तो तकरीबन 2.5 हफ्ते दूर हैं, मगर गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो अभी भी वहीं की वहीं है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ज़ेर समाअत है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन के मेंबरान को तलब कर लिया है और कहा है कि बज़ाहिर ये तासुर है कि शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, मगर आम तासुर यह है कि सेनेट इलेक्शंस में करप्शन होती है। सूरत हाल दूसरी तरफ जो अपोजिशन की है, लग यही रहा है कि शायद उनको थोड़ा सा रूम मिला है। और आपने देखा कि हुआ ये है कि इस्लामाबाद की सीट के लिए जहां हमारे जो मुशीर ख़ज़ाना है हफीज़ शेख साहब को उतारा है, पीटीआई ने टिकट दिया है, उसके मुकाबले में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी आ गए हैं। उन्होंने अपना वोट जो है मुल्तान से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया है और अब वो मद्दे मुकाबिल हैं हफीज़ शेख के। तो उस पर भी बड़ी बातें हो रही हैं कि क्या अगर पीडीएम ये इंश्योर कर ले कि वहाँ से सीट निकाल जाए, क्योंकि वहाँ सूबाई असम्बलियों का जो फेडरल की सीट है उस पर इतना अमल दखल बिल्कुल भी नहीं होता और ये जो वोटिंग है ये सिर्फ कौमी असम्बली के मेंबरान से ही होती है। तो अगर एक आध एलाए हुकूमती उधर चला गया अपोजिशन की तरफ और खुफिया बैलेटिंग रही, तो क़यास ये है कि यूसुफ़ रज़ा गिलानी ये सीट जीत सकते हैं। मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फ़ैसला नहीं दिया है, हुकूमत ने गो के एक ऑर्डिनेंस जारी करके ओपन बैलेटिंग के लिए अपने तय ये तसव्वुर कर लिया है कि ये इंतख़ाबात जो हैं वो ओपन बैलेटिंग के तहत ही होंगे। इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी राय दी है कि आइन में जो फ़िलहाल तरीक़ा दर्ज है उसी के मुताबिक इंतख़ाबात होने चाहिए। मगर आंखें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं और आंखें अपने मेंबरान पर भी हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी आप जाने और पार्लियामेंट जाने, तो फिर एमपीएस को संभालना और एमएनएस को संभालना, वज़ीर आज़म जितना आजकल एमएनएस और एमपीएस के साथ मुलाकातें कर रहे हैं शायद उन्होंने पिछले 2.5 साल में नहीं की होंगी। साबिक़ सूबाई वज़ीर आतिफ़ ख़ान जो हैं वो भी मिल लिए, जो कि नाराज़ थे, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जो शायद हुकूमत में तो हुकूमती पार्टी का तो हिस्सा थे मगर वज़ीर आज़म तक उनकी दस्तरस नहीं थी, उनसे भी धड़ाधड़ मुलाकातें कर रहे हैं। उधर पीडीएम कह रही है या समझ रही है कि शायद वो इस बार कुछ ऐसा कर जाएगी जो वो 2.5 साल में नहीं कर पाई। तो वुसर साहब आपका इसमें कुछ वो है? तुम्हारी बातों से लग रहा है ये बिल्कुल जो टिपिकल टॉक शोज नहीं होते बाकी चैनलों से, तो उसकी थोड़ी सी आ रही है मुझे। बाल कभी कभी आनी भी चाहिए। आपने अच्छा चूंकि कयास आराइयों पे ही है गुफ्तगू, तो कयास आराइयों में क्या पैसे लगते हैं, मैं हाथी भी उड़ा लेता हूँ। बिल्कुल। और आपने बात की सुप्रीम कोर्ट का कोई मुतफ़क़ा फ़ैसला कि जी वो ये कह सकते हैं कि जी 3.5 रहना, पार्लियामेंट की तरफ जाएं, आपका मसला है या मसला नहीं है, वट एवर। इस या में मैं एक और इजाफा करना चाहता हूँ। एक दरमियानी फ़ैसला भी आ सकता है कि जी जो बैलेट है वो तो खुफिया रहेगा, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड है एतराज़ होने की सूरत में, शक होने की सूरत में इंदुल तलब वो दिखाया भी जा सकता है कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। तो उससे ये है कि जो तदारुक है एक्सपोज भी होने का ख़तरा होगा अगर किसी ने पैसे पकड़े हैं। दूसरे ये कि खुफिया बैलेट की हुर्मत भी कायम रहेगी। एक सोच ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है। उसमें तो फिर पैसे चलने का इम्कान है ना कि बाद में कहे कि हाँ जी मैंने अपनी ज़मीर के मुताबिक तो अब ये है कि बाकी जो गुफ्तगू है वो हम कोर्ट का फैसला आने के बाद कर सकते हैं, या और अगर आपको अरमान निकालने हैं तो ज़ैगम खान का इंतज़ाम किया गया है, मुमताज़ तजियाकार और हमारे कोलीग भी रहे हैं। ज़ैगम, आप क्या समझते हैं कि ज़मीर की आवाज़ होगी या हस्बे मामूल कायद आज़म की आवाज़, या आप किसी को कुछ नहीं समझते? देखें, ज़मीर की आवाज़ भी होगी और कायद आज़म की आवाज़ भी होगी। जहाँ तक इस तनाज़े का, कानूनी तनाज़े का ताल्लुक है, हमें पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो वाज़ेह मौक़िफ़ ले चुका है कि इसमें ओपन बैलेट कराने के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। अब अदालत जो फैसला करती है वो तो अदालत ही बेहतर जानती है, लेकिन आप दूसरी चीज़ ज़रा कॉमन सेंस के हवाले से भी देख लीजिए। वो ये है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 2 तरह के वोट आप कह सकते हैं। एक वो है जिन पर मेंबर्स पर पाबंदी है कि वो पार्टी के मुताबिक वो वोट डालें, और अगर वो वोट पार्टी के मुताबिक ना डालें
तो फिर उन पर डिफेक्शन लागू होती है, यानी उनको अनसीट किया जा सकता है। ये कौन से हैं? लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब, तहरीक अदम एतमाद, तहरीक एतमाद, उसके अलावा जो है मनी बिल यानी जो इसका होता है बजट होता है, उसके अलावा आईनी तरमीम। ये वो हैं जिन पर ज़रूरी है कि मेंबर्स अपनी पार्टी की रहनुमाई के मुताबिक वोट दें, और इनमें से भी अक्सर जो है वो खुफिया होते हैं। दूसरे तमाम तर वोटों में मेंबर्स को ये हक हासिल है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दें। अब बात ये कि जहां पर डिफेक्शन क्लाज लागू होती है वहां तो एक सेंस बनती है कि आप उसको ओपन कर लें, लेकिन जहां उनको ज़मीर के मुताबिक वोट देने का हक हासिल है वहां पे कैसे कोई अदालत या कैसे खुद आप आईनी तरमीम में तब्दीली करके, आइन में तरमीम करके उनको पाबंद कर सकते हैं कि आप वोट दिखाएं। इसका मतलब ये है कि उनसे आप ये हक छीन रहे हैं कि वो ज़मीर के मुताबिक वोट दें। तो बजाय इसके कि आप ऐसे मेंबर लाएं जो वाकई ज़मीर के मुताबिक वोट दें, आप ये कह रहे हैं कि अपना ज़मीर हमको दिखाओ। अगर तुम हमको अपना ज़मीर नहीं दिखाते तो तुम ईमानदार नहीं हो। अब इसमें और भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैसे रुपए का मामला है, ये सिर्फ वोट देने वालों का मामला तो नहीं है। अगर पार्टियां इस वजह से किसी को टिकट दे रही हैं कि वो एटीएम है और उनसे पैसे मिलेंगे, तो क्या वो जो जुर्म कर रही हैं वो किसी तरीके से कम है? वो भी तो उसी तरह का मामला है ना। मसला तो ये है कि सियासत में किस तरीके से दौलत आ गई है और दौलत और सियासत का जो आपस का ताल्लुक है उसको कैसे ख़त्म किया जाए या कम से कम कमज़ोर किया जाए, ये है बड़ा मसला। और मगर इसका हल ज़ैगम खान कौमी मफाद में नहीं है, वरना ये मसला हल हो चुका होता। बिल्कुल कौमी मफाद में भी नहीं है, और मेरा ख्याल है कुछ शायद पार्टियों के मफाद में भी नहीं है, और जो क्लासेस पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासत को डोमिनेट करने लगी हैं उनके भी शायद मफाद में नहीं है। ये बड़ा मसला है जो अगर सियासी जमातें कल को किसी नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाती हैं, जिसकी उम्मीद हम कर सकते हैं, करनी चाहिए, तो शायद ये वो चीज़ है जिसका कम से कम हम अवाम के तौर पर उनसे मुतालबा कर सकते हैं कि आप इस मसले को हल कीजिए। अच्छा ज़ैगम, ये मुझे बताइए कि अब जो उम्मीदवारों की बात आपने छेड़ ही दी है, तो यहाँ तो जो चोर डाकू हैं वो फ़रतुल्लाह बाबर, ताज हैदर जैसों को नॉमिनेट कर रहे हैं, जिनकी बाकायदा एक रेपुटेशन है, एक अच्छे मंझे हुए सियासतदान, ईमानदार सियासतदान। फ़रतुल्लाह बाबर के बारे में तो ये खबर आई थी कि उनके पास तो पूरे पैसे नहीं थे सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए, तो पार्टी ने कुछ पूल करके उनको पैसे दिए हैं और वो पैसे 45,000 रुपये थे, उनके अकाउंट में 32,000 रुपये थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कराची से फैसल वाउडा, जिनके ऊपर ऑलरेडी नेशनल असेंबली का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और वो उससे भाग रहे हैं कि उन्होंने वक्त पर शहरियत तर्क की अपनी अमरीकी या नहीं की, और उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। दूसरे साहब हैं सैफुल्लाह अबड़ो, यहाँ के नॉन बिल्डर हैं, जो एटीएम जिनकी आपने उर्फ एटीएम जिनकी आपने बात की, वो पीपल्स पार्टी के भी एटीएम रहे हैं किसी ज़माने में, मगर अब इनके एटीएम हैं। तो ये क्या आपको इस बात का पता देता है कि जितने भी आप नए पाकिस्तान में आ जाएं, पुराने पाकिस्तान में आ जाएं, चलना कायदे आज़म ही है? नहीं, ये सारा कायदे आज़म का जी कितने अफसोस की बात है। आप इसी तरीके से मुस्लिम लीग के नाम गिनवा सकते थे, उनके भी जो तमाम लोग हैं वो पुराने पार्टी के लोग हैं और वो कोई पैसा खर्च करके अपनी सीट नहीं लेंगे, लेकिन आपको पीटीआई के नामों में कम से कम 50% ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो या तो ताज़ा अभी वारिद हुए हैं और उनके वारिद होने की वजह या उनकी जो मेन बुनियादी अहमियत है वो उनका पैसा है, या कुछ अरसा पहले ही पीटीआई में आए थे और जब आए थे तो उस वक्त भी उनकी वाहिद काबिलियत उनका पैसा थी। जिस तरह आपने सिंध के नाम गिनवाए, इसी तरीके के नाम जो हैं वो केपी से भी गिनवाए जा रहे हैं। फैसल सलीम साहब हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जेली सिगरेट जो हैं उनके कारोबार में मुलव्वस रहे हैं। नजीबुल्लाह खटक साहब पर भी इल्ज़ामात हैं। तो सिंध से आपको बलूचिस्तान से भी इस तरीके के नाम आए हैं जिन पर बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो खुद चिल्ला रहे हैं। पहले एक साहब जो थे वो अब्दुल कादिर साहब, वो एटीएम थे, उनका नाम आया। अब दूसरे साहब जिसको लाए हैं उनकी बुनियादी रुकनियत ही मुअत्तल है, ज़हूर साहब। तो ये मेरा ख्याल है शायद ये नई पार्टी है तो इसको एटीएम्स की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये एटीएम्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है और फिर साथ साथ ये शोर भी मचा रहे हैं
अहम तरीन बात यह है कि ये साथ साथ जो है इमरान खान साहब जो है वो बावाज़ बुलंद ये भी कह रहे हैं कि देखो हाउस ट्रेडिंग हो रही है, हाउस ट्रेडिंग होने लगी है। तो मुझे लगता है कि वो जो आशीष नंदी साहब भारत के बड़े मशहूर सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इंडियन फिल्मों के बारे में कहा था कि ये जो भारतीय फिल्मों के हीरो हैं ये सवाल ठीक पूछते हैं लेकिन जवाब गलत देते हैं। तो इमरान खान का भी कुछ उसी तरह का मामला है कि ये सवाल ठीक पूछते हैं लेकिन जवाब गलत देते हैं। अच्छा, एक और मसला भी है, एक तो ये पैसे की बात तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा एक और मसला है, मसलन और वो मसला ऐसा है कि मैं समझता हूँ उसकी वजह से सेनेट का जो बुनियादी तस्वर है मजाक बन के रह गया है कि फेडरेशन के तमाम यूनिट जो हैं वो मसावी अंदाज में एक फोरम पे फैसला साजी में हिस्सा लें। मैं कराची में बैठा हूँ, पिछले 40 साल से कराची में हूँ, और मुझे जनाब आपने खैबर पख्तूनख्वा के कोटे से लड़वा दिया, या आप जो है एबटाबाद में हैं, आपका जीना मरना वहाँ है, और आपको बलूचिस्तान से पार्टी ने लड़वा दिया, तो ये जो सेनेट का बुनियादी मकसद था एक वेटेज, इक्वल वेटेज, वो तो फौत हो गया। ये तो हम कोटा सिस्टम जो है जिस तरह होता है पीआरसी की बुनियाद पे या डोमिसाइल की बुनियाद पे, उस तरह का मजाक हर पार्टी कर रही है। तो ये ऐसी सेनेट का क्या फ़ायदा? बिल्कुल, मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, सेनेट जो है वो हाउस ऑफ फेडरेशन है, और क्योंकि पाकिस्तान की फेडरेशन लॉपसाइडेड है, एक सूबा जो है वो 55% है, कोई सूबा बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, तो इसको दूर करने के लिए हाउस ऑफ फेडरेशन में, सेनेट में सबको बराबर नुमाइंदगी दी गई है, ताकि हर फेडरेटिंग यूनिट जो है वो अपने अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अब ये कैसे मुमकिन है कि सिंध के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कोई पंजाब में रहने वाला आदमी करेगा, या खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाला आदमी सिंध से सेनेट का मेंबर बनकर सिंधियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और फेडरेशन में सिंध के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इससे तो सेनेट का बिल्कुल, सेनेट की रूह मुतासिर होती है। लेकिन इसके साथ साथ आप विद इन द प्रोविंसेस भी देखिए, मसलन ना तो PMLN ने जनूबी पंजाब पे तवज्जो दी है और ना ही PTI ने दी है। ये दोनों जो जमातें हैं पंजाब की, अब पंजाब का 1/3 जनूबी पंजाब है, और अगर आप वैसे देखें तो शायद ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सूबा बनेगा, कोई 3 करोड़ से ज़्यादा इसकी आबादी का इलाका बनेगा। यही कुछ इन जमातों ने उस वक्त किया जब मखसूस नशिस्तों का इंतखाब करना था। दोनों ने लाहौर से मेंबर ले लिए पंजाब के, और अब भी आप देख रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस में भी ये जनूबी पंजाब को भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो भी मेरी राय में उसी तरीके से जो सेनेट की रूह है उसकी नफी है। और इस एक चीज मैं समझता हूँ सेनेट का एक और फंक्शन भी है उससे साहब, वो ये है कि ऐसे लोग जो इलेक्ट नहीं हो सकते किसी वजह से, और जाहिर है ऐसे एक्सपर्ट्स, ऐसे टेक्नोक्रेट्स जिनकी आपको जरूरत है पार्लियामेंट में, हेल्थ के एक्सपर्ट्स, एजुकेशन के एक्सपर्ट्स, सोशियोलॉजिस्ट, मुख्तलिफ तरीके की एक्सपर्टीज जिनकी आपको जरूरत है कि पार्लियामेंट में वो लोग हों, लेकिन जाहिर है ऐसे लोग बरह रास्त मुंतखब नहीं हो सकते। उनको पार्टियां हाउस में लाएं, तो उनको लाने की बजाय अगर ये सिर्फ रिश्तेदारों को लाती हैं, सियासतदानों के रिश्तेदारों को लाती हैं, या मालदार पार्टियों को लाती हैं, या मालदार पार्टियों को लाती हैं, तो उससे भी जो सेनेट की अफादियत है वो मुतासर हो। एक वक्फा लेना है यहाँ पे, और वक्फे के बाद एक सवाल हम के जहन में कई दिनों से कुलबुला रहा है, वो आपसे पूछेंगे। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेट पे। आज एक ख़बर पढ़ रहा था, बड़ी मज़ेदार है। PDM ने, आपको याद है कि ये फ़ैसला किया है कि हम मुश्तरका प्लेटफॉर्म से ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको फेस करेंगे। अच्छा, ANP भी PDM का हिस्सा है। ANP मरकज़ी सतह पे PDM के साथ है सेनेट के इलेक्शन में, लेकिन बलूचिस्तान में यही ANP चूँकि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम PDM के साथ नहीं है, बलूचिस्तान है, बाकी 3 सूबों में हम PDM के साथ हैं। क्या मज़ेदार सियासत भी क्या चीज़ है। ज़ैगम खान साहब, एक सवाल है, अब मैं 55 से ऊपर का हो गया हूँ, लेकिन बचपन से मेरे जहन में है ये सवाल कि जो MPA या MNA हैं
उनका तो पैसे खर्च करना या बजट पकड़ना, इधर उधर से पैसा जमा करना वो तो बनता है, टिकट के लिए भारी रकम देना भी बनता है, इसलिए कि उनका तो रोज़ी रोटी हल्के के लाखों अवाम के साथ है, उन्हें जवाबदेह देना है, फिर उन्हें तरक्याती फ़ंड भी मिलते हैं, उसमें से कुछ खर्च होता है, कुछ खर्च नहीं होता। ये जो सेनेटर है, एक तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता, दूसरे इसका कोई हल्का उस तरह से नहीं होता जिस तरह MNA और MPA का होता है। उसके बावजूद ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है, ऐसा क्या फ़ायदा है सेनेटर बनने में कि लोग जो हैं वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं? वजह क्या है? ये सिर्फ गाड़ी की नंबर प्लेट के लिए इतने पैसे तो नहीं खर्च करते होंगे ना वो? देखिए, गाड़ी की नंबर प्लेट भी कम अहम नहीं होती। आपने देखा है कि जब किसी के पास बहुत सारी दौलत आ जाती है तो वो शुरफा में शामिल होने के लिए क्या कुछ नहीं करता। एक तो जिसको कहते हैं ना जी, एक सिंबॉलिक कैपिटल, उसको अचीव करने के लिए, यानी अपनी दौलत को एक हैसियत में और ताकत में बदलने के लिए भी खर्च किया जाता है। एक तो ये बात भी है, और ये बड़ा आसान तरीका फिर एक निकल आया है कि पाकिस्तान के आप अपर हाउस के मेंबर बन जाएं। लेकिन जाहिर है बात सिर्फ इतनी नहीं है। पैसे वाले लोग जब पैसा खर्चते हैं तो फिर उस पैसे को वो वापस लेने की भी कोशिश करते हैं, और बेपनाह इन्फ्लुएंस आपको हासिल होता है पार्लियामेंटेरियन बनने से और सेनेटर बनने से। और जाहिर है ये लोग उस इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके अपने जो माशी मफादात हैं, और माशी मफादात ये छोटे मोटे नहीं होते, इन लोगों के बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग टोबैको के बिजनेस में हैं, और टोबैको के ऐसे बिजनेस में हैं जिस पर सवाल उठाया जा रहा है, इलिसिट बिजनेस में है, तो वो आ गए हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे कारोबारी लोग जो हैं वो मीडिया हाउसेस भी बनाने लगे हैं, और सियासत में आने की ख्वाहिश तो उनकी बहुत पुरानी है। और कुछ तो दोनों कुछ लोग बैरून मुल्क लॉटरियां जीत के भी आ गए हैं वो सियासत में, वो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी पैसा आ गया तो उसके बाद हैसियत हासिल करने के लिए, क्योंकि पैसा भी तो एक लेवल के बाद जो पैसा है वो पैसे के तौर पर अहम तो नहीं रहता ना, वो हैसियत के लिए चाहिए होता है। आपको दूसरों से अलग होने के लिए, ऊंचा होने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए ज़्यादा अहम हो जाता है। तो दूसरा ये भी है ज़ैगम के जो सेनेट की कमेटीज़ होती हैं, डिफरेंट कमेटीज़, मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन वो जो लेजिस्लेट करती है उसके लिए फिर जो लॉबिंग होती है, और उसके लिए एक मखसूस किसी भी फील्ड में किसी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, तो इवेंचुअली तो ये काम होता है। कितना इन्फ्लुएंस होता है आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो एक बड़ा क्रोनी सेक्टर है शुगर, कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान की पॉलिसी साजी ने, किसी भी कैबिनेट ने शुगर के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो? कैसे कैसे स्कैंडल सामने आए हैं। अभी आप पिछले 2 सालों में देख लिए कि शुगर वालों ने अवाम को 200 अरब का चूना लगाया है, 180 रुपए मन गन्ना लेकर 110-120 रुपए किलो उन्होंने चीनी बेची है। आप यानी दुगना कमाया है, 200 अरब रुपए कमाया, लेकिन उनका हिसाब करने वाला कोई नहीं। तो इसी वजह से कि वो ताकत के ऐवानों में बैठे हैं। और कमेटी सिस्टम जो है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कमेटी जो है वो असल पार्लियामेंट है। जो प्लेनरी जहाँ पे गुफ्तगू हो रही होती है वो एक शो केस है, वहाँ पे तकरीरें हो रही होती हैं या वहाँ पे सिर्फ वोटिंग होती है। जो पार्लियामेंट का असल काम हो रहा होता है वो तो कमेटीज के अंदर हो रहा होता है, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी हो रही होती है, जहाँ पे मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनको भी बुलाया जा रहा होता है, जहाँ पे नई लेजिस्लेशन भी डिस्कस हो रही होती है। असल काम पार्लियामेंट का कमेटियों में ही होता है। और बिल्कुल ये दिलचस्प बात है कि जो बंदा जिस कारोबार से वाबस्ता होता है, जो उसकी बिजनेस इंटरेस्ट होती है, वो उसी तरह की कमेटी में जाने की कोशिश करता है। और ये तो पुरानी बात हो गई, अब तो ये हो गया है कि वो वजारत ही वही ले लेता है कि पेट्रोल का बिजनेस है तो वो कहता है ये पेट्रोल की मिनिस्ट्री मुझे पकड़ा दो। उससे बेहतर कौन जानता है? फिर आप कहते हैं एक्सपर्टीज चाहिए, उससे बेहतर कौन जानता है? बिल्कुल, अब तो ये मामला यहाँ तक पहुंच गया है ना कि जिसका जो इंटरेस्ट है वो वही महकमा पकड़ लेता है। तो कितने बड़े इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। जिस तरीके की जिस लेवल की गेम है और जिस तरीके से ये क्लासेस फायदा उठाती हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हम सिर्फ मेंबर्स के डायरेक्ट वोट खरीदने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर ये मेंबर पार्टियां खरीदने लग रहे हैं तो उसकी हम बात क्यों नहीं करते? अगर कोई एटीएम जो है वो जाकर एमपीए से वोट नहीं ले रहा, लेकिन वो बराह रास्त जाके पार्टी में घुस गया है, तो आखिर क्यों घुस गया है? ऐसा उसके पास पैसे के सिवा क्या कमाल है कि पार्टियां उस पर फिदा हो गई
और पार्टी ने उसको सेनेट की टिकट दे दी, उसको ऐवान बाला में लाने का जतन कर रही है। तो क्यों कर रही है? अगर पार्टी उससे माशी मफादात हासिल नहीं करना चाह रही, अगर पार्टी ने उससे पैसे लेकर पार्टी नहीं चलानी या पार्टी के सरबराह का किचन नहीं चलाना, तो फिर पार्टी क्यों ला रही है? हम उस पर इतराज क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच। इनके साथ करने में मुश्किल ये है कि बात शुरू तो आदमी कर देता है, फिर ये समझ में नहीं आता कि ख़त्म क्यों करे जब इतनी अच्छी बात जाहिर है। हमारा तो ख्याल यही था कि आगे भी चले, मगर जालिम सेगमेंट्स, जालिम प्रोड्यूसर, जालिम फॉर्मेट, ये सब। थैंक यू सो मच ज़ैगम खान साहब। जालिम ब्रेक ले लें आप, कुछ दिनों बाद फिर एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप सब जानते हैं कि लाखों भारतीय किसान पिछले 3 महीने से दारुल हुकूमत दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। उन्होंने सड़क की नाकाबंदी कर रखी है। वो समझते हैं कि मोदी हुकूमत जो है उनका माशी क्रियाक्रम करने के दर पे है। मैं इन 3 महीने में एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि मोदी हुकूमत किसानों से इतना नहीं डर रही। वो जो ख़वातीन एक्टिविस्ट हैं ना, इन किसानों की जो हिमायत कर रही हैं, उनसे वाकई डर रही है वो। मसलन 1 फरवरी को जो पॉप सिंगर हैं आपकी पसंदीदा रिहाना, उन्होंने वो जो ट्वीट किया था कि हम इस पर यानी किसान तहरीक पर क्यों बात नहीं करते। हालांकि बड़ा सादा सा जुमला है, लेकिन ये दुनिया का सबसे लीथल सादा जुमला करार पा गया जिस तरह मोदी हुकूमत ने इस पर रिएक्ट किया। उसके बाद 3 फरवरी को आलमी शोहरत याफ्ता जो माहौलियाती कारकुन हैं ग्रेटा थर्नबर्ग, उन्होंने किसानों की हिमायत में एक ट्वीट किया, और ना सिर्फ ट्वीट किया बल्कि किसानों की मदद के लिए एक टूल किट भी शेयर की। और उन्होंने लिखा कि ये जो टूल किट है ये इंडिया में काम करने वाले कारकुनों ने तैयार की है। आप चाहें तो इस टूल किट की मदद से किसानों की मदद कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं और आला हुक्काम को ट्वीट और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा था कि इस टूल किट का मकसद ये है कि जो लोग किसानों के इस प्रोटेस्ट से फेमिलियर नहीं हैं, हाँ, या वाकिफ नहीं है, वो भी अपनी आवाज़ डाल सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए थे ये। अच्छा, ये 3 सफ़े का एक मैनुअल है जिसे टूल किट का नाम दिया गया है। इसमें लोगों को समझाया गया कि वो किस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए किसानों की हिमायत के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। मगर मोदी हुकूमत के वज़रा और मोदी का जो गोदी मीडिया है, उसने इस टूल किट के लफ्ज़ को ऐसे पेश किया जैसे कोई थैला होगा, उसमें कोई बम शम बनाने के जो औजार हैं उनको शायद फैलाया जा रहा है। और इसीलिए पुलिस ने इस टूल किट की तलाश में घोड़े खोल दिए। इसे बैरूनी साजिश करार देते हुए ग्रेटा थर्नबर्ग के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी, हालांकि वो भारतीय शहरी नहीं है। अच्छा, और फिर पुलिस उस शख्स की तलाश में निकल गई जिसने ये टूल किट तैयार की थी, ख़तरनाक टूल किट ना। और फिर पुलिस की जो गिरफ्त है वो माहौलियात की सरगर्म भारतीय कारकुन है 21 साल की दिशा रवि। उन्हें पुलिस ने काबू कर लिया और फिर तुरंत एक अदालत ने आज उन्हें 5 दिन के रिमांड पे पुलिस तहवील में दे दिया ताकि जो टूल किट का ओपन सीक्रेट है उसको खोला जा सके। अच्छा, मज़े की बात है कि दिशा रवि जब पेश किया गया अदालत में तो उनको ये सहूलत भी नहीं दी गई कि वो अपने वकील को ही हायर कर ले जो उनके बगैर उसके सब चलता है, सब चलता है। जब देशद्रोही है तो सब चलेगा। अच्छा, ट्विटर पे फिर एक मुहिम शुरू हो गई दिशा रवि के खिलाफ और उन्हें बताया गया कि ये तो अजमल कसाब और बुरहान वानी से भी ज़्यादा भारत के लिए ख़तरनाक हैं। और फिर बीजेपी के एक रुकने पार्लिमान है पीसी मोहन, उन्होंने एक जेम ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि बुरहान वानी और अजमल कसाब भी 21 बरस के थे और दिशा रवि जो हैं वो भी 21 साल की हैं। बस साबित हुआ कि इसकी वजह से दिशा भी अजमल कसाब की तरह उतनी ही शदीद मुजरिम है। कानून से कोई बाला नहीं है, जुर्म बहरहाल जुर्म है।
अच्छा, मुझे ये जो कंपैरिजन हुआ कि उम्र के चूँकि 21 साल है, लिहाजा वो भी बाकी जो मुजरिम हैं उनके बराबर हैं, मुझे वो हिकायत याद आ रही है, आपने बचपन में सुनी होगी कि एक बादशाह था, उसका इंसाफ बड़ा मशहूर था। तो उसने किसी शख्स ने कोई जुर्म किया, वो आया और उसको सजाए मौत सुना दी गई। जल्लाद ने जब रस्सा फिट करने की कोशिश की तो जल्लाद ने माजरत कर ली कि साहब इसकी जो गर्दन है वो बड़ी मोटी है, रस्सा फिट नहीं आ रहा। बादशाह ने हुक्म दिया, अच्छा ये बात है, किसी पतली गर्दन वाले को तलाश करो जिसकी गर्दन में ये रस्सा फिट आ जाए। तो इस तरह का इंसाफ जो है वो दिशा रवि के साथ किया गया है। एक वक्फा ले लेते और वक्फे के बाद इसको जारी रखते। वेलकम बैक। पिछले सेगमेंट में हम भारत की जो माहौलियात की सरगर्म कारकुन हैं जवां साल दिशा रवि, उनकी हिरासत का तस्करा कर रहे थे और उसने एक वबाल मचा दिया है, ज़ाहिर है सोशल मीडिया की दुनिया में। महाराष्ट्र में बरसकदार है शिवसेना, उसने कड़े शब्दों में बकौल उनके निंदा की है। और जो दिल्ली के वज़ीर आला हैं अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, और कांग्रेस के जो रहनुमा हैं शशि थरूर, उन्होंने भी आड़े हाथों लिया है कि मोदी हुकूमत किन हथकंडों पे आई है। लेकिन एक चीज़ ऐसी हुई है कि मोदी हुकूमत जो कह रही थी वो शायद उसका दावा अब कल तक सही साबित हो जाएगा, कोई ना कोई मंत्री इसको ले लेगा। और वो ट्वीट है तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का, जिसने दिशा रवि की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। और कल तक दिल्ली से कोई ना कोई बीजेपी का जो प्रवक्ता है वो ये बयान जारी करेगा, देखा हम नहीं कहते थे, इसके पीछे पाकिस्तान। अच्छा, वो ऑलरेडी कह रहे हैं नहीं, अब तो सबूत है। हाँ। देखो पीटीआई ने ट्वीट भी कर दिया, इस लेवल तक वो जाएंगे, मुझे पता है। अच्छा, इस दौरान टाइम मैगजीन जो अमेरिका का मारूफ जरीदा है, उसमें एक उसकी वेबसाइट पे एक आर्टिकल भी छपा है। उसका टाइटल है, जो बाइडन आखिर कब तक मोदी के इंडिया को अपना इत्तेहादी फर्ज करते रहेंगे। इस आर्टिकल में भी दिशा रवि का जिक्र है कि उन्हें गूगल से एक दस्तावेज डाउनलोड करने, यानी टोल किट गूगल में अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करने और उसे शेयर करने पे दिशा रवि को गद्दाराना सरगर्मियों के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है। मज़ीद साजिशियों की तलाश जारी है। अच्छा, इस माह के शुरू में इस मैगज़ीन के मुताबिक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, उसकी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत मज़ीद 2 दर्जे फिसल के अब 53वें दर्जे पे पहुंच गया है। जबकि फ़रोग़ जमहूरियत पे काम करने वाला एक स्वीडिश इंस्टीट्यूट है वीडेम, उसने भी भारत को उन टॉप 10 ममालिक में शामिल कर दिया है जो निहायत तेज़ी से आमरीत के शिकंजे में जकड़े जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट का कहना है कि जल्द ही वो वक्त भी आ सकता है कि भारत के बाकी दुनिया जमहूरी क्लब का रुकन कहने से या समझने से शर्माना शुरू कर दे। और इस आर्टिकल में एक और इंटरेस्टिंग जुमला ये है कि अब मोदी के जो आलमी शोहरत याफ्ता 56 इंच का सीना है, वो भारत की वजह शोहरत नहीं बल्कि किसान तहरीक को दबाने वाली शनाख्त के तौर पे मोदी हुकूमत जो है वो पहचानने जाने लगी है पूरी दुनिया में। आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका अगरचे भारत के को चीन के मुकाबले एक मुस्तहकम हरीफ के तौर पे खड़ा करना चाहता है, मगर दिन ब दिन भारत में जो जमहूरी मयारात है, आज़ादियों का जवाल है और अमेरिका के लिए सरफ नज़र करना लॉन्ग टर्म में मुश्किल तर होता जाएगा। गुज़िश्ता बरस बिलखुसूस दोबारा जीतने के बाद मोदी के भारत में शहरी आदियों पे रोज़ाना हमले, मुसलमान अक़लियत की मुसलसल धमकियाँ, नफ़रत अंगेज़ बयानात में कई गुना इजाफ़ा, पुरअमन एहतजाज को जुर्म के बराबर करार देने की कोशिश, आज़ादी इजहार और इज्तिमा की आज़ादी पे आए दिन बढ़ती पाबंदियाँ, सियासी मुखालफिन और पुरअमन अंदाज में मुखालफत करने वालों को बड़ी तादाद में जेलों में ठूंसा जाना और उस पर अदलिया का दूसरी जानिब मुँह फेर के खड़ा हो जाना, ये
नए भारत का तारुफ बनता जा रहा है। ये अमेरिकी जरीदे हाँ, लेकिन मसला ये कि जाहिर है बाइडन इंतजामिया कुछ इस पे करेगी तो नहीं, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि चीन के साथ जो मैंने फहरिस्त गिनवाई, इसमें कुछ हमें फेमिलियर भी लग रहा है और ख़ुसूसन जो इंटरनेशनल रिएक्शन आ रहा है। मसलन बीबीसी की हेडलाइन मैंने देखी कि अटैक ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, तो इस तरह की जब हेडलाइंस बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर छपेंगी तो और ज़्यादा प्रेशर आएगा। और अब ये अगर न्यू नॉर्मल बन गया। हाँ, मीना हैरिस जो है, जो कमाला हैरिस की भांजी है, मुसलसल ट्वीट कर रही हैं। उन्होंने भी लिखा है कि क्या करना चाह रहे हैं कि इस तरह के एक्टिविस्ट को टारगेट करके उनको साइलेंस करके क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन मोदी हुकूमत को समझ नहीं आ रही, क्योंकि किसानों का धरना जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और वही शायद इनका जो है इनके वो हड्डी बन गई है कि उगल भी नहीं सकते, निगल भी नहीं सकते। कहीं की भी हो सोचती एक ही तरह से है। लेकिन ये मेरे ख्याल में कुछ बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ। क्योंकि एक देखें, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी टू वर्ल्ड्स मोस्ट ऑप्रेसिव रियासत, तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम वक्त में इन्होंने ये माइलस्टोन तय किया है। शान बन रहे हैं। बिल्कुल। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।